सऊदी अरब और अमेरिका इजराइल के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया है। जानेंगे क्या चल रहा है अब यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिला बड़ा खजाना, तेल के 4 बड़े बड़े कुएं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब के अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। सऊदी अरब अब अमेरिका के साथ एक बड़े रक्षा समझौते के बजाय एक छोटे सैन्य सहयोग समझौते पर जोर दे रहा है। इस बदलाव की वजह गाजा में इजराइल के भीषण हमलों को माना जा रहा है। सऊदी अरब की ओर से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फलस्तीन को मान्यता की शर्त है। इस शर्त के पूरा हुए बिना सऊदी संबंधों को बढ़ाने पर हिचक दिखा रहा है। रॉयटर्स ने 2 सऊदी और 4 पश्चिमी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब ने इजराइल से संबंधों के सामान्यीकरण के बदले अमेरिका के साथ व्यापक रक्षा संधि की इच्छा को छोड़ दिया है। वह एक सीमित सैन्य सहयोग चाहता है क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से पश्चिम एशियाई जनता में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। सऊदी और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग पर राष्ट्रपति बाइडेन इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योगों में साझेदारी और एडवांस टेक्नोलॉजी में सऊदी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। इस समझौते में ध्यान देने की बात यह है कि ये एक पूर्ण रक्षा संधि नहीं होगी जो अमेरिका को सऊदी अरब पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा करने के लिए बाध्य करती हो। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने कहा कि संधि 95% पूरी हो चुकी थी, लेकिन रियाद ने एक वैकल्पिक समझौते पर चर्चा करने का विकल्प चुना क्योंकि इजराइल के साथ सामान्यीकरण के बिना संभव नहीं था। इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना और जटिल बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के साथ करीबी रिश्ता है, लेकिन इजराइल फलस्तीनी संघर्ष को सुलझाने की योजना में फलस्तीनी देश का प्रावधान नहीं है। ऐसे में ट्रंप के आने के सत्ता में बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके सामंजस्य बैठाने पर दुनिया की नजर रहेगी। सऊदी अरब बीते कुछ समय से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फलस्तीनी स्टेट के मुद्दे पर नरमी दिखा रहा था। सऊदी ने अमेरिका से कहा था कि इजराइल की ओर से 2 स्टेट समाधान के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता ही रियाद के लिए संबंध सामान्य करने के लिए काफी है। हाल के दिनों में बदले परिदृश्य में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फलस्तीन की स्थापना को जरूरी शर्त बना दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य करना चाहते हैं। उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी क्योंकि इससे अरब दुनिया में इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। हालांकि फलस्तीन मुद्दे पर नरम दिखने से नेतन्याहू के लिए घरेलू राजनीति में मुश्किल हो सकती है और मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसलिए भी यहाँ पर देखा जा सकता है। पर अचानक से अमेरिका के साथ इतना तन कर क्यों बात कर रहे हैं सऊदी अरब के MBS? तो इसके पीछे का कारण भी है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवंजी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि उनका देश सऊदी अरब के साथ अस्थायी शांति चाहता है। सऊदी दौरे पर आए रवंजी का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि ईरान अपने राजनयिक संबंधों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री ने कई अहम यात्राएं करते हुए पश्चिमी देशों के पारंपरिक सहयोगियों से रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया है। इन देशों में मिस्र और पुराने प्रतिद्वंदी सऊदी अरब भी शामिल है। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की कोशिश सऊदी अरब से अपने रिश्ते बेहतर करने की है तो रूस के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है। ईरान ने सीरियाई शासन के साथ भी अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने पर जोर दिया है। ईरान इस सब के लिए इजराइल के खिलाफ अपने संघर्ष का फायदा उठा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना चाहता है कि इस क्षेत्र में फैसला उसका ही चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को लगता है कि इजराइल अमेरिका के खिलाफ दबाव बनाने का अभियान मुश्किल होगा। सऊदी अरब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में ईरान नहीं चाहता है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करे। वो खुद सऊदी के करीब आ रहा है। सऊदी की अपनी यात्रा के दौरान ईरानी मंत्री तख्त रवंजी शुक्रवार को पश्चिम एशिया क्षेत्र में अस्थायी शांति और स्थिरता के लिए सऊदी अरब के साथ बेहतर रिश्ते पर बात कर रहे हैं। रवंजी का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा खतरों से निपटने और सुरक्षा की नींव बनाने के लिए निरंतर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है।
उन्होंने सऊदी ईरानी प्रयासों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के सफल मॉडल के रूप में बयान किया है। उनका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक संबंधों और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत के महत्व को देखकर हमें रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। माना जा रहा है कि ईरान से ही सऊदी को सबसे बड़ा खतरा था और ईरान यहाँ पर इस खतरे को दूर कर रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ सऊदी अमेरिका के सामने भी शर्त रख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बड़ा खजाना हासिल हुआ है। जहाँ चाइना को सोने का बड़ा खजाना हासिल हुआ है तो वहीं भारत को काला सोना मिला है। सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में 4 नए तेल खोजों की घोषणा की है, जो 2018 में की गई अपनी प्रारंभिक खोज पर आधारित है। इन प्रगतियों के बावजूद ONGC वर्तमान में उत्पादन शुरू करने के लिए आवश्यक पेट्रोलियम खनन पट्टे के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है। 24 सितंबर 2018 को ब्लॉक WBONN 2005/4 में पहले तेल क्षेत्र की पहचान की गई है। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि ये बंगाल तलछटी बेसिन में ONGC द्वारा दशकों से खोज के बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में खोजा गया पहला तेल क्षेत्र था। इसके अलावे अशोकनगर 2, काकपुल 1, भुरकुंडा 1 और राणा घाट 2 नामक कुएं शामिल हैं। इन खोजों ने क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन क्षमता को बढ़ाया है, जिससे एक नई विकास योजना बनी है जो करीब 99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करती है। ONGC ने 29 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार से अनुशंसा प्राप्त करने के बाद 5 नवंबर 2024 को PML के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी अभी भी लंबित है। इस पट्टे को प्राप्त करने में देरी ONGC की अपनी प्रारंभिक विकास योजना को लागू करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जो इन खोजों के मुद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। अशोकनगर में खोजे गए कच्चे तेल को हल्के किस्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान गुरुत्वाकर्षण 40 से 41 डिग्री है। ये गुणवत्ता बॉम्बे हाई और ब्रेंट क्रूड जैसे प्रसिद्ध बेंचमार्क के बराबर है, जो इस पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में परिशोधन के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाती है। अशोकनगर में सफल खोज के बाद भारत के तेल और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करके पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। ONGC ने इन खोजों के बाद उत्तर 24 परगना के भीतर अतिरिक्त ब्लॉकों को आगे खोजने की योजनाओं का भी संकेत दिया है, पर पश्चिम बंगाल की सरकार यहाँ पर इन चीजों को रोकती हुई दिख रही है और यहाँ पर ग्रोथ को कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ते हुए भी दिख रही है। ऐसा अक्सर यहाँ पर देखने को मिला है और ऐसा ही एक बार फिर से भी हो रहा है। अब देखना होगा कब वेस्ट बंगाल सरकार इसके लिए हामी भरती है और कब यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू होता है। कम से कम अपने लोगों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। यहाँ पर ये चीजें आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।